everyone, welcome to today's class. I hope all of you are doing good. Before moving ahead, let's us quickly revise whatever we have studied in the reading 6 of our equity subject, which is industry and competitive analysis. सबसे पहले अपन लोग ने देखा था कि इंडस्ट्री की एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इंडस्ट्री की एनालिसिस एक मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच है जहां पे अपन इंडस्ट्री फैक्टर्स को यूज करके एनालाइज करते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और मार्केट शेयर में। क्यों इंडस्ट्री की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर इंडस्ट्री ही सरवाइव नहीं करेगी तो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी? अगर इंडस्ट्री के ही ओवरऑल प्रॉफिट लेवल्स कम है तो आपके कंपनी के भी प्रॉफिट लेवल्स कम होंगे। सो द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री. Different industry will offer you different set of opportunities, they will offer you different set of risk. तो आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस में। इंडस्ट्री के फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज द फाइनल पोटेंशियल, एज द ट्रू सीलिंग लिमिट ऑन द रिटर्न्स दैट अ कंपनी कैन जनरेट। फिर जैसे जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री में प्लेयर्स आएंगे वैसे वैसे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होते जाएगी और आप देखोगे कि द प्रॉफिटेबिलिटी इज गेटिंग reduced to an industry based rate. मतलब you cannot be bigger than the industry. Now if a company is underperforming, most of the times it was seen कि it was a result of some company specific factors and not because of the company. फिर देखा गया कि इंडस्ट्री की एनालिसिस करने से अपन एक कंपनी के फोरकास्ट को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से अगर अपन एक कंपनी के ऊपर फोरकास्ट बना रहे हैं जहाँ पे अपन कंपनी के रेवेन्यूज को, प्रॉफिट्स को फोरकास्ट कर रहे हैं और अपन लोग ने इंडस्ट्री एनालिसिस कर रखी है, सो वी बेटर नो कि भाई क्या ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स हैं, क्या ड्राइवर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, किस कारण से कंपनी के कॉस्ट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। सो आर फोरकास्टिंग विल स्ट्रांगली इम्प्रूव इन केस वी हैव ऑलरेडी एनालाइज द इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री के एनालिसिस से अपन कुछ हिडन जेम्स को फाइंड कर सकते हैं, उन अट्रैक्टिव कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं जो शायद ओवरलुक हो गए हैं। नाउ व्हेन वी आर एनालाइजिंग द इंडस्ट्री, अपन सारे प्लेयर्स को एनालाइज कर रहे हैं। इन दैट केस वी कैन फाइंड सम बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर एंड वी कैन रिड्यूस आवर डाइवर्सिफिएबल रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज। फिर इंडस्ट्री की एनालिसिस इज अ 5-step प्रोसेस. इट स्टार्ट्स विद डिफाइनिंग द इंडस्ट्री. आप डिफरेंट कंपनीज को ग्रुप करते हो, आप डिफरेंट कंपनीज को एक इंडस्ट्री का पार्ट बनाते हो। आप देखते हो कि भाई कौन सी कंपनी कौन से इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए, व्हाट इज कंस्टिट्यूटिंग द इंडस्ट्री. सो the first step is defining the industry. The next step is you do a survey on the industry. आप इंडस्ट्री की साइज, आप इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, आप इंडस्ट्री का मार्केट शेयर को आइडेंटिफाई करते हो. The third step is आप इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हो यूजिंग द Porter's 5 forces analysis कि भाई what is the market structure of this industry. Is it an oligopoly? Is it a monopoly? Is it a duopoly? ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको Porter's 5 forces analysis को यूज करना पड़ता है. देन यू डिटरमाइन कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, आउटसाइड फैक्टर्स का आपके इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है यूजिंग द पेस्टल एनालिसिस. एंड लास्ट में आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो कि भाई व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी इन द इंडस्ट्री. एक कंपनी अपने कंपटीटर्स के बीच में कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक पर्टिकुलर कंपनी का ओवर इट्स पीयर्स. एसेंशियली आप देखोगे कि ये पूरा चैप्टर जो है वो 5-step मॉडल में ही डिवाइडेड है. यू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग segmentation process of different companies in the industry. Then we do industry survey. Then third, we try to understand Porter's 5 forces analysis and its influence on industry structure. In the fourth step, we do understand the pestle analysis and क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मेरे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं. एंड लास्ट में अपन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की पढ़ाई करते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप है जहां पे अपन इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे, कंपनीज को क्लासिफाई करेंगे, कंपनीज को ग्रुप करेंगे कि भाई ये कंपनी कौन से इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए. एसेंशियली अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस, पहले अपन गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यूज करते थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नमेंट ना इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट नहीं करती थी एज एंड व्हेन न्यू मार्केट्स आर इवॉल्विंग, एज एंड व्हेन न्यू कंपनीज आर कमिंग इनटू प्लेस, जिसके कारण ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स काफी ज्यादा ऑब्सोलीट होते गए. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन लोग ने थर्ड पार्टी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को यूज करने चालू कर दिया जो रेगुलरली अपडेट भी होते हैं और जो नए टेक्नोलॉजीज को, नए मार्केट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन प्रोसेस में. इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को अपन कमर्शियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी बोलते हैं. एंड दे ग्रुप एंड इन कंपनीज
to an industry on the similarity of the products and services they are selling. The most popular commercial classification systems are these three: GICS by MSCI and S&P, then comes ICB by FTSE Russell, and last में आता है TRBC by Refinitiv. जो ये फर्स्ट दो हैं, GICS एंड ICB, ये खाली पब्लिक कंपनीज का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और जो ये TRBC है, ये हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन सिस्टम है. इट इंक्लूड्स पब्लिक, प्राइवेट, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज. फिर ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का जो टॉप टायर है, इट स्टार्ट्स विद सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली. ये खाली इनका नॉमेनक्लेचर अलग है. मतलब जो सेक्टर है GICS के हिसाब से वही इंडस्ट्री है ICB के हिसाब से, वही इकोनॉमिक सेक्टर है TRBC के हिसाब से. ये खाली टॉप टायर के लिए नेम्स अलग अलग यूज किए हैं, बट दे आर एसेंशियली द सेम थिंग. दे ऑल हैव दिस 11 कॉमन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज अमंग्स्ट देमसेल्व्स. फिर रूल क्या है, कैसे आप क्लासिफाई करोगे कि भाई ये कंपनी कौन से इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए? तो इन्होंने उसके लिए कुछ रूल्स अपन को ले डाउन कर रखे हैं. अगर एक कंपनी एक स्पेसिफिक बिजनेस लाइन में ही डील करती है, इट इज इन्वॉल्व इन जस्ट वन बिजनेस लाइन, then you can classify the company on the basis of that business line. If a company is into different business lines, वो web services में भी है, वो retail में भी है, then you have to classify the company on the basis of that business line which is contributing more than 60% of the total revenue of the company. If none of the business line is contributing more than 60% of the total revenue, तब आप कैसे classify करोगे? Then you will classify the company on the basis of that business line जो more than 50%, 60 से 50% मार्क कर दिया, और आप खाली total revenue नहीं देखोगे, आप profits और assets भी देखोगे, that is contributing more than 50% of the total revenues, profits and assets of the company. सर अगर कोई बिजनेस लाइन ऐसा नहीं है जो मोर देन 50% मार्क को क्रॉस कर रहा है, तब मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा उस कंपनी को? तब फिर आपको अपना जजमेंट यूज करना है. यू विल हैव टू यूज योर ओन जजमेंट टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री, या फिर आपको डिक्लेयर कर देना है कि भाई दिस कंपनी इज अ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, मतलब इट इज अ मल्टी इंडस्ट्रियल कंपनी, कैन नॉट बी क्लासिफाइड टू जस्ट वन इंडस्ट्री. फिर इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के कुछ लिमिटेशंस भी थे. सबसे पहला लिमिटेशन था कि ये इनकरेक्ट ग्रुपिंग्स करते थे. इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स या तो बहुत ब्रॉड है या तो बहुत नैरो है, इसीलिए अगर एक एनालिस्ट को अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए था तो उनको ये पूरे ग्रुपिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ता था. दूसरा प्रॉब्लम ये था कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को ये सेम टाइप ऑफ ग्रुप में ही क्लासिफाई कर दे रहे थे. लेट्स से जोहो विच इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, रेजरपे विच इज अ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक फाइनेंस इंडस्ट्री में है. हो सकता है ये दोनों इंडस्ट्री को, दोनों कंपनीज को एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट बना दे. और लास्ट में देखा गया कि जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कंपनीज, उनको ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में असाइन कर दे रहा है. इवन दो दे आर कॉम्पिटिटर्स एंड कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, दे शुड बी ग्रुप टुगेदर, बट इन क्लासिफिकेशंस को यूज करके दे आर गेटिंग क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. द सेकंड लिमिटेशन वाज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. इन केस अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन मल्टी प्रोडक्ट, बट आपने तो उसको एक ऐसे बिजनेस लाइन के ऊपर क्लासिफाई किया जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है. मतलब even though the company is involved in various business lines, you are classifying the company on the basis of a single business line, which is leading to an incorrect classification. Last में geographical problems भी देखने मिले, क्योंकि ये सारे classification systems जो हैं ये global in nature हैं, and it is not suitable for classifying those industries which are hyper local in nature. A hospital in USA will have a very different dynamics than a hospital in India. अब ये क्या किया, ये दुनिया के सारे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज कंपनीज को एक जैसे क्लासिफाई कर दिया, विच इज रॉन्ग. एंड लास्ट में ग्रुपिंग चेंजेस. जैसे जैसे कोई भी चेंज देखने को मिलता है ग्रुप में, जो भी पास्ट हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स थे वो सब चेंज हो जाते हैं. एंड इन केस वी वांट टू कंटिन्यू टू यूज देयर दोस पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, वी विल हैव टू रिवाइज द एंटायर थिंग्स. लेट्स से पहले रिट्स जो है वो एक फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट था, अब इन्होंने बोल दिया कि इसको रियल एस्टेट सेक्टर का पार्ट बनाएंगे. तो रिट का जो भी कंट्रीब्यूशन था टू द अर्निंग्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, अब आपको सबको रिवाइज करना पड़ेगा और उनको एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम में लेके जाना पड़ेगा. और इस इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में अपन को सर्वाइवरशिप बायस भी देखने को मिलता है. There are some other ways in which you can group these companies. The first is grouping by geography. You classify the companies on the basis of the country in which they are incorporated or in which they have their headquarters, या फिर जहाँ पे उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं. ध्यान रखना, आपको कंपनीज को
वहाँ पे उन उन क्लासिफिकेशन सिस्टम को नहीं यूज करना है, उन कंट्रीज के बेसिस में क्लासिफाई नहीं करना है जहाँ पे वो अपना बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। यू हैव टू क्लासिफाई जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेटेड है या फिर जहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है। जैसे हो सकता है टोयोटा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में प्रॉफिट्स कमा रही है, बट it will be incorporated, it will be classified as per a Japanese company in a Japanese stock exchange। फिर आता है ग्रुपिंग बाय सेंसिटिविटी टू बिजनेस साइकिल। आप कंपनीज को ग्रुप करते हो on how much sensitive they are to a changes in the business cycle. Is it a defensive company? Is it a cyclical company? A defensive company is that company जिसके sales level, जिसके profits level उतने affect नहीं होते by change in business cycle. Let's say example of tea and coffee industry. अब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो या इकोनॉमिक बूम हो, आप जितना टी एंड कॉफी पहले कंज्यूम कर रहे थे आप अभी भी उतना ही करोगे। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिफेंसिव कंपनी। नाउ कम्स अ साइक्लिकल कंपनी जिसके सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों इंपैक्ट होते हैं बाय द लेवल ऑफ बिजनेस साइकिल। इज आर इकोनॉमिक रिसेशन, इज द इकोनॉमिक बूम, ये इंपैक्ट करेगा इनके सेल्स को, इनके डिमांड को। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर इकोनॉमिक रिसेशन है तो आप उतना ज्यादा कार्स नहीं लोगे, अगर इकोनॉमिक बूम है सो यू विल बाय मोर कार, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिकल कंपनी। देन यू कैन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स। जैसे सारे लार्ज कैप कंपनीज को आप एक इंडस्ट्री का पार्ट बना दिए, लार्ज कैप इंडस्ट्री, सारे स्मॉल कैप कंपनीज को आप स्मॉल कैप इंडस्ट्री में ग्रुप कर दिए। देन यू कैन ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच इज, जैसे हाई कोरिलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो कंपनीज के, उनको आप एक साथ ग्रुप करके एक कंपनी का, एक इंडस्ट्री का पार्ट बना दिए। बट ध्यान रखना, जब भी आप फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल मेजर्स को लेके ग्रुपिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टर्नओवर देखने को मिलता है। यू सी हाई टर्नओवर। एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इज यू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ESG फैक्टर्स, कि सारे हाई कार्बन एमिटिंग कंट्रीज को आप एक ग्रुप में डाल दिए, लो कार्बन एमिटिंग कंपनीज को एक ग्रुप में डाल दिए। जो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाता है अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, जितना ज्यादा वहां पे मेल फीमेल कंट्रीब्यूशन है, उन सारी कंपनीज को एक साथ कर दिए। जो लो डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं उनको एक साथ कर दिए। सारे सिन कंपनीज को, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ये सारी कंपनीज को आप एक ग्रुप का पार्ट बना दिए। फिर इंडस्ट्री साइज क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट का टोटल एनुअल सेल्स कितना है, एक प्रोडक्ट पूरे साल भर में कितना बिक सकता है मैक्सिमम, वो होता है इंडस्ट्री साइज। ध्यान रखना, जब भी आपको इंडस्ट्री साइज पूछा जाएगा, आपको जो कंस्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनके सेल्स को जोड़ के इंडस्ट्री साइज नहीं बताना है, बल्कि उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्री साइज आपको बताना है। अगर मैं आपसे सॉफ्ट ड्रिंक का इंडस्ट्री साइज पूछूं तो आप मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक का टोटल एनुअल सेल्स बताओगे, ना ही पेप्सी और कोका कोला का एनुअल सेल्स को जोड़ के बताओगे। यस, so you will have to tell me the total annual sales of the product, which may not be the total annual sales of the constituent companies in the industry। फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनका डेटा तो आपको मिल जाता है, पर जो अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका डेटा नहीं मिल पा रहा है, जिससे अपन इंडस्ट्री साइज का कैलकुलेशन कभी भी ट्रूली एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर अपन को प्राइवेट कंपनीज का, अनरजिस्टर्ड कंपनीज का डेटा चाहिए तो फिर अपन को गवर्नमेंट पब्लिश डेटा के ऊपर रिलाई करना पड़ता है या फिर थर्ड पार्टी मार्केट सर्विस को यूज करना पड़ता है। फिर आता है इंडस्ट्री ग्रोथ, कि एक इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रही है। आइदर दैट can be seen year on year or a single compounded CAGR can be calculated for a multi-year period। इसके बेसिस में आप क्लासिफाई कर सकते हो whether that industry is a growth industry or a mature industry। ग्रोथ इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जिनके पास अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू ग्रो करना, they have not yet reached their saturation point। ऑब्वियसली इफ इट्स अ ग्रोथ इंडस्ट्री, ये ब्रॉडर इकोनॉमी की ग्रोथ में उतना डिपेंडेंट नहीं रहेगी। हो सकता है ब्रॉडर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6% एंड ग्रोथ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 25%। Now mature industries are those industries which have fully penetrated the market and there is not much room to grow। In fact we can see a decline, in their market share। The main thing here is to analyze कि कितने स्पीड से इनका डिक्लाइन होगा, और कोई डिस्ट्रप्टिव थ्रेट तो देखने को नहीं मिल रहा है। फिर एक स्टाइल बॉक्स आता है जो सेंसिटिविटी टू ऑफ बिजनेस साइकिल, जो साइक्लिकल एंड डिफेंस होते हैं, एंड ग्रोथ क्लासिफिकेशन, जो ग्रोथ एंड मेच्योर कंपनीज होते हैं, इनको कंबाइन करके अपन को वो कंपनीज बताता है जो ग्रोथ एंड साइक्लिकल है, जो ग्रोथ एंड डिफेंसिव है, एंड जो मेच्योर एंड साइक्लिकल है एंड मेच्योर एंड डिफेंसिव है। इसकी एनालिसिस अपन स्टाइल बॉक्स को यूज करके कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है इन क्लासिफिकेशंस को यूज करने के लिए कि ये बोलते हैं कि खाली साइक्लिकल इंडस्ट्रीज आर इम्पैक्टेड बाय रिसेशन एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज आर नॉट, विच इज नॉट द केस। अगर एक रिसेशन आएगा तो वो सारे टाइप ऑफ कंपनीज को इक्वली इफेक्ट करेगा। यस, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। कितना इफेक्ट करेगा दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई अगर एक रिसेशन आया तो साइक्लिकल कंपनीज को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ग्रोथ डिफेंसिव कंपनीज को थोड़ा कम इंपैक्ट करेगा। द डिग्री कैन बी क्वेश्चन बट इफेक्ट नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड। दूसरा,
हो सकता है कि जो ग्रोथ कंपनी है साइक्लिकल इंडस्ट्री में और रिसेशन आ गया, तो ये क्या बोलेगा कि भाई दैट कंपनी शुड डिक्लाइन क्योंकि वो साइक्लिकल कंपनी है, और रिसेशन आया तो इट शुड नॉट परफॉर्म वेल। बट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि दैट ग्रोथ ऑफ द कंपनी कैन ओवरशैडो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ रिसेशन। तो ये दो पॉइंट्स को ये इग्नोर करता है। फिर आता है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। ये अपन एनालाइज करते हैं यूजिंग आरओआईसी, विच कैप्चर्स कि भाई अपने ने कितना नेट में आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमाया फॉर एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल वी हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। Again, for public companies, it can be easily calculated. For private companies, it is challenging to calculate because they do not publish their data. Again, we have to take help of government published data or the third party research providers. When we are analyzing ROIC, we will try to see a trend. Is the ROIC increasing? Is the profitability increasing? It is a good sign, or it is decreasing, which is a negative sign. Then we try to understand what is the market share. Market share analysis में कि of the total industry size, आपके पास उस industry का कितना share है. It is the total annual revenue that you are generating vis-a-vis what the industry is generating. Obviously, it is very difficult to calculate precisely, so you should always calculate it as a range. Now, if a company has acquired another company, automatic, sorry, automatically your market share will increase. But you have to analyze कि भाई क्या कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो ऑर्गेनिक बेसिस में बढ़ रहा है कि नहीं. मतलब अगर ये कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर नहीं करती तो क्या फिर भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाती. दैट इज अ गुड सिग्नल. अपन को उसको एनालाइज करना चाहिए. अगेन वी मार्केट शेयर की एनालिसिस अपन HHI के थ्रू कर सकते हैं. मतलब इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन है, दैट कैन बी डन यूजिंग द HHI इंडेक्स विच इज द हर्फेंडाइल हर्शमैन इंडेक्स. ये क्या करता है कि भाई अगर हाई HHI है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड इंडस्ट्री है एंड देयर इज लो कंपटीशन, यू कैन चार्ज हायर प्राइजेस, यू हैव हाई प्राइसिंग पावर. इफ द HHI इज लो, इफ द HHI इज लो मतलब लो कंसेंट्रेशन है, लो कंसेंट्रेशन है मतलब हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है मतलब यू हैव लिमिटेड प्राइसिंग पावर एंड यू विल इवेंचुअली सी लो प्रॉफिट्स. ठीक है. फिर आता है थर्ड स्टेप विच इज एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है इंडस्ट्री का, कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं और एक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं. दिस आर दिस एनालिसिस कैन बी डन यूजिंग द पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, जो ये कंपोनेंट्स के बारे में बताता है. फर्स्ट इज राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. इफ द राइवलरी इज हाई, it is a bad sign for you and your profitability will decline, which depends on if there is already a history of price competition, then your rivalry is high. If there are many equal size competitors, the market is fragmented, then your rivalry is high. Rivalry is high if everyone is selling the same product. Yes, if there is not much growth in the industry, everyone will try to gain other market share and grow themselves. If there is already a stability in the market prices, then you will see low rivalry, reduced competition, and if the fixed costs are high, you will produce more, you would want to sell more, which will increase your competition. ठीक है. ये बोला कि अगर ये पांचों फैक्टर्स में सारे फैक्टर्स या कोई भी एक फैक्टर बहुत स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट चला जाता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू जनरेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. यू विल सी योर प्रॉफिट्स डिक्लाइन एंड इट विल इवेंचुअली कम टू द नॉर्मल प्रॉफिट लेवल. सेकेंड पॉइंट आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. जितने ज्यादा नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं उतना ज्यादा आपके इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगा. द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लो, विच इज अ गुड साइन फॉर यू इफ देर इज अ हाई कस्टमर लॉयल्टी, इफ द स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, इफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, इफ यू रिक्वायर मोर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द एक्सिस्टिंग प्लेयर्स जो है दे हैव अ लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू नो यू कैन नॉट बीट देम, एंड इन दैट केस देर विल बी लो एंट्रेंट्स इन द इंडस्ट्री. थर्ड आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स. जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट होगा उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगी. द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट विल बी हाई इफ देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स दैट कैन फुलफिल द कस्टमर्स डिमांड. इफ द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आर improving their performance, they are giving better consumer experience, and it is very easy to switch to a substitute. The switchability cost is very low, which is again a bad sign for you. Bargaining power of customers. If the bargaining power of customers is high, they will demand lower prices and they will demand higher quality, which will reduce your profitability. The bargaining power of customers is high if there are few concentrated buyers in the industry, if the products that you all are selling is standardized, no uniqueness, if it is a large part of the consumer's expenditure, then they will bargain more. Yes, for a 1 rupee increase in Matchbox, they will not bargain.
1 से 2 हो गया, इसके लिए उतना बार्गेन नहीं करेंगे, बट अगर रेंट 30K से 60K हो जाता है, so they will bargain more. Yes, and if the customers can build the product themselves rather than buying from you, then they have a higher bargaining power. Now, bargaining power of supplier, this will also impact your profitability levels. It will determine कि भाई वो आपसे कितना price charge कर रहे हैं. The bargaining power of supplier is high if there are only few suppliers who are supplying a particular product. If the switching cost for you is high, and if the supplier's products are very differentiated, there are no easily available substitutes. In that case, they will charge higher prices for you from you, which will impact your profitability. Now, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आएगा, इसकी एनालिसिस अपन पेस्टल एनालिसिस से करते हैं, विच स्टार्ट्स विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. इसमें जो 3 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है वो है एनर्जी, हेल्थ केयर एंड डिफेंस. एनर्जी सेक्टर इसलिए इम्पैक्टेड है क्योंकि शॉर्ट रन में गवर्नमेंट वुड वांट लो प्राइसेस एंड वुड टेल यू टू keep low prices and negatively impact your profitability. In the long run, the government would want higher prices because they have to fulfill their carbon emissions ka commitment. In that case, it may impact your profitability, and the decision of OPEC countries also has a very strong influence because OPEC countries would want to keep low prices so that the transition to renewable sources of energy, to the green sources of energy is slow. Now, healthcare products ये भी बहुत ज्यादा impacted होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से because government is the largest buyer of healthcare products. Suppose the government is imposing a price control or is telling you to reduce prices, then your industry profitability can be endangered. फिर आता है डिफेंस इक्विपमेंट्स. गवर्नमेंट जो है वो सोल बायर्स होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के, एंड द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग दैट द गवर्नमेंट विल डू, इट विल डिपेंड कि भाई कोई मिलिट्री थ्रेट तो नहीं है, उनका कमिटमेंट क्या है उनके अलायंस पार्टनर्स से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज में डिफेंस जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है अमॉन्ग्स द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दैट. फिर आता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस. इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक साइक्लिकल जो टेम्पररी शिफ्ट है और एक स्ट्रक्चरल जो कि परमानेंट शिफ्ट है. इकोनॉमिक फैक्टर्स का ज्यादा इंपैक्ट अपन को साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है. सोशल इन्फ्लुएंसेस, it is influenced by how the people are living, how what is the culture of the country. It is influencing D2C brands more than the B2B brands. And now because of social media, brands have higher reputational risk that can arise from not using good quality products, from violating human rights. फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस. टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में दो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस आते हैं, एक होता है सस्टेनिंग इनोवेशन which is improving the quality of a product, और एक आता है disruptive innovation which is changing the product altogether. It is creating something very new. Now, existing businesses will have to adopt disruptive technologies in order to stay relevant and maintain their market share. And if they're adopting disruptive innovations, obviously the old products that they're selling, it will continue to go down and it will hurt the sale of their existing products. फिर आता है लीगल इन्फ्लुएंसेस. Anything which is related to the laws, regulations and judiciary, that comes under the legal influences. Tobacco industry is negatively affected by legal changes and cannabis industry is positively impacted. ठीक है. फिर आता है environmental influences. Anything that has to do with the environment, climate and कार्बन एमिशंस, इट कम्स अंडर द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. एक कंपनी को रेलेवेंट रहने के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी चाहिए. कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी इंटेंशनल हो सकती है या फिर अनइंटेंशनल हो सकती है. इंटेंशनल है मतलब आप बहुत केयरफुली प्लान कर रहे हो, आप अच्छे से अपने रिजल्ट्स को मेजर कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो अपने रिजल्ट्स को, जिसके कारण आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाओगे. अगर एक अनइंटेंशनल स्ट्रैटेजी है मतलब आप रैंडमली चल रहे हो, यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग इन प्लेस, दैट मीन्स यू आर कंटिन्यूइंग टू डू व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस ईयर्स एंड यू आर सिंपली फॉलोइंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. फिर देखा गया कि अनइंटेंशनल स्ट्रैटेजी जो है वो खराब होता है. इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स. Now you can check whether the competitive strategy that the company is following, it is effective or not. If it is effective, if it can effectively respond to all the industry forces that we have seen in the Porter's five forces model, if the strategy is benefiting from, or it can respond, it can defend itself from all the external factors, and if the company is having enough resources to continue to operate in the parts of profitability to continue their strategy. फिर पोर्टर ने बोला कि there are three competitive strategies that a company can follow. The first one is cost leadership strategy, where you want to be the lowest cost producer. You want to improve your efficiency so that you can sell in bulk volume. The second is differentiation strategy, where you want to differentiate your products in terms of how it is appearing in the eyes of customers, in terms of quality, in terms of appearance. Obviously, to do so, your customers should also value that differentiation. They should be ready to pay you
premium pricing. The risk of this strategy is that you will have a limited market share because of your differentiation. The last is the focus strategy, where you focus on niche markets, you incorporate the best of both the worlds, you incorporate elements of both cost leadership and differentiation. But the problem here is that the large players may outcompete on price for a small part of the market, which is a niche market. Okay, this market